जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आपने एसएससी जीडी 2022 का आवेदन किया हुआ है तथा आप परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों का एक अद्भुत कलेक्शन है तथा टॉप 20 प्रश्नों का एक कलेक्शन जो है आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके ऑप्शन से, इसके विश्लेषण से तथा इसके सटीक कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। चूंकि दोस्तों इस परीक्षा को क्रैक करने के तथा विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करने का एक अनुभव मेरा रहा है। मैं स्वयं जो है पुलिस की नौकरी में या फोर्स की नौकरी की परीक्षाओं को दिया हूं तथा पुलिस की नौकरी भी मैंने कुछ दिन तक सेवा की हुई है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा कलेक्शन क्वेश्चंस का जो सीधे एग्जाम में आने वाले पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, न कि कहीं से भी खोज करके लाकर डाल दिए गए प्रश्नों का कलेक्शन नहीं है। वो एक आपके एग्जाम बेस्ड प्रश्न है, उन्हें आप जरूर देखें। बहुत कम समय में हम आपको जो है 20 से 22 प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करेंगे। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास दोस्तों हम एक मोटिवेशन से शुरू करेंगे। ये खामोश मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देंगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। दोस्तों, अगर आप खामोश रहते हैं, अगर आप अपनी सफलता को लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं, अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो लोग आपको जो है जीने नहीं देंगे। इस दौर में अगर जीना है, अपना नाम कमाना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है या फिर अपने आप को एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह स्थापित करना है तो आपको अपनी सफलता से कोहराम मचाना पड़ेगा। लोगों के बीच में अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में लेकर जाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। निम्नलिखित में से दिए गए 4 ऑप्शन में से असंगत युग्म को पहचानें। पहला ऑप्शन है मिस्र का कैरो, दूसरा इटली रोम, तीसरा जो है ग्रीस का एथेंस और चौथा इराक का दिनार। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को हम पकड़ते हैं। ग्रीस की जो है एथेंस वहाँ की जो है राजधानी या वहाँ का एक शहर आप समझ लीजिए। इटली का शहर रोम, आप जान ही रहे हैं, रोम राजधानी। इसी तरह से मिस्र का कैरो जो है एक शहर है, लेकिन इराक का जो है दिनार जो है इराक की मुद्रा है। बाकी सब ये तीनों ऑप्शंस के जो है दिए हुए हैं ये इनके शहरों के नाम है, ये इनके सिटीज के नाम है, लेकिन ये जो है आपकी ये मुद्रा है। ये इराक की क्या है? मुद्रा है, दिनार। तो इसको आप समझेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी हर साल 1-2 प्रश्न डालती है इस तरह से, जो है कभी रीजनिंग, एक ये जीएस और रीजनिंग का कलेक्शन बन जाता है इस तरह के प्रश्न जब आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम बहुत ही तेज प्रश्न आपको गोली की स्पीड में कराने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में आपके पास अधिक से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन बन सके। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, टिबिया, फीमर। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रेडियस, अल्ना, टिबिया, फीमर के बारे में कि अल्ना वगैरह जो है ये हाथ में होती है और फीमर जो है पैर की हड्डी है। रेडियस जो है नीचे के लिए पाई जाती है, टिबिया भी जो है आपके आगे पीछे जो है अल्ना पाई जाती है, जिसमें फीमर जो है जांग की सबसे बड़ी हड्डी। आप इसको देखते हैं, फीमर के बारे में आपने पढ़ा होगा। 2 हड्डियां पूछी जाती हैं। एक हड्डी अगर जो है सबसे बड़ी या छोटी हड्डी से जो प्रश्न बनता है इनके जो है सबसे बड़ी या छोटी हड्डी से, तो 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो कान की स्टेपीज से प्रश्न बनता है, स्टेपीज, और दूसरी जो है फीमर आ जाती है। तो यहाँ पर जो है सबसे लंबी हड्डी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है फीमर हड्डी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अल्ना, रेडियस वगैरह आपके हाथ की बोन्स पाई जाती हैं। रेडियस जो है पैर के नीचे की जो है घुटने के नीचे वाले हिस्से में, बाकी जो है इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अल्ना और रेडियस इनको भी आप जानेंगे साथ में जो है किस प्रकार से किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ, वर्ष ब्लैंक स्पेस है, कितने में टूटा? यूनाइटेड सोवियत संघ रूस कितने में विघटित हुआ? सोवियत संघ रूस जो है कब टूटा था, इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1880, 1880 माने 1880, 1947 या 2000 या 1991, 1880, 1947 या 2000। सोवियत संघ आप जानते हैं दोस्तों, जो रूस जो आप देख रहे हैं बड़ा सा नक्शा, एक जो है नक्शे पर सबसे बड़ा देश, बल्कि यह इससे भी बड़ा था। 1991 से पहले जो है रूस आज भी जो है विश्व का सबसे बड़ा देश आता है, उस तरह से पहले भी था। इसी रूस से जो है 1991 में 15 देशों का विघटन हुआ। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रूस, बेलारूस, ये सारे जो है इसके टूटे हुए देश हैं या इससे विघटित देश हैं। तो 1991 में 15 देशों का विघटन जो है रूस से हुआ, यानी रूस जो है टूटकर
15 देशों में बंटता है, जिसमें से सबसे बड़ा देश आपको रूस दिखता है, बाकी उसके आस पड़ोस जितने भी आपके देश दिखते हैं वो सब रूस से टूटकर 1991 में विघटित हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में डी सही होता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1947 को आप जान ही रहे हैं, 1947 में जो है भारत से टूट करके नया देश जो है 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसके बाद जो है एक पाकिस्तान बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसको भी आप याद रखेंगे। हालांकि ये जो है डेट काफ़ी हद तक एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है। तो आगे चलिए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के खाली स्थान है, कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है दोस्तों। एक हम आपको सिस्टम सिंपल सा आप समझ लीजिए कि इस तरह से जो है हमारा जो है ये यहाँ पर भारत का अगर मैप आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको विंध्यन पर्वत श्रेणी दिखाई देती है और यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच से एक नदी घाटी निकलती हुई यहाँ से जो है अरब सागर, यहाँ पर आपका जो है अरब सागर होता है, इसको आप समझेंगे। अरब सागर अरेबियन सीज है और यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रेणी और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो है यहाँ से। और यह पहाड़ी अमरकंटक की पहाड़ी, इस बीच में जो पहाड़ी पाई जाती है यहाँ पर, ये अमरकंटक की पहाड़ी है यहाँ पर, इसको ध्यान देंगे। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है और यहीं के नीचे से जो है ताप्ती नदी भी रहती है। ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी में बहती हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे, इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी को आप ध्यान देंगे कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। बाकी सतपुड़ा पहाड़ी देख ही रहे हैं आप जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा भी आप ध्यान रखेंगे नीचे दक्षिण भारत की, और अरावली को भी आप ध्यान देंगे। तो अमरकंटक यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना देर किए। प्रश्न नंबर 5, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बैस्टिल जेल घटना कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह विश्व इतिहास का एक थोड़ा कठिन प्रश्न बनता है, लेकिन इन प्रश्नों को भी एग्जामिनर डालते हैं। फ्रांस की यह घटना है जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में दोस्तों, जब फ्रांस में 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक बैस्टिल जेल या दुर्ग बनाया गया। इस समय जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में इस दुर्ग में कुछ वहाँ के अच्छे जो नेता थे या फिर अच्छे लोग थे, जो सामाजिक व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार करके जो है रिहा करा, इस जेल में जो है जबरदस्ती, जैसे अपने यहाँ रॉलेक्ट एक्ट जैसा चीज आया, उनको इस जेल में डाला जाने लगा। तो वहां की जनता ने इस जेल की दीवारों को तोड़कर लोगों को रिहा कराया तथा काफी वहां पर जो है एक कह लीजिए कि जान माल का पूरा हमला हुआ, दंगे जैसी स्थिति पैदा हुई। तो फ्रांस की जो है घटना है और इसी के बाद जो है फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हो गई। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह बैस्टिल जेल की घटना आप याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको आप एकदम से अपने कंठस्थ रखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में जो है हरा रंग, जो ग्रीन कलर जो लीव्स में होता है, वह क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। थोड़ा सा इसका हम आपको एक डिटेल बताना चाहेंगे। क्लोरोफिल तो आप जान रहे हैं, इसका ऑप्शन इजी है, आपने इसका क्लोरोफिल कर लिया होगा। आप इन प्रश्नों को दोस्तों अपने कॉपी में एक अपने से भी हल करके, जैसे प्रश्न दे रहा हूं तो आप इसको अपने से जो उत्तर लगा पा रहे हैं उनको नोट करेंगे तथा यह कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आप स्वयं से सही कर पा रहे हैं, जरा सा, ताकि हमें एक अंदाजा लगे कि किस स्तर पे हमें प्रश्नों को और कठिनाई स्तर बढ़ाना चाहिए और किस स्तर से आप इसको हल कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल तो आप, ये थोड़ा इजी प्रश्न बनता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनको जरा सा ध्यान देंगे। जाइलम क्या है, इसको जो समझने के लिए, जैसे मान के चलिए कि ये आपका पेड़ है, यह आपका पौधा हो गया, तो पौधे में होता क्या है, ये पौधे के नीचे जड़ें हो गई चारों तरफ, तो ये जो जड़ों से, इसकी जो पौधे की जो कोशिकाएं हैं, जो इसमें केसनली लगी हुई है, तो जड़ों से जो है ये जल व अन्य पदार्थों को शोषण करके पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम जो है, जो जड़ों से भोजन को अवशोषित करके ले करके पौधे के हर भाग को पहुंचाता है, जल व लवण खनिज तत्व को, उसे जाइलम कहते हैं। जो जड़ से लेकर जाता है जाइलम कहते हैं। चूंकि आप जानते हैं इस पौधे की पत्ती जो होती है, जो पौधे की पत्ती है, इन पत्तियों में भी जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया से जो है भोजन बनता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण होता है। तो पत्ती में भोजन का निर्माण हो गया, लेकिन इस भोजन को पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम का होता है। जाइलम और फ्लोएम कई बार पूछा गया प्रश्न है कि फ्लोएम क्या है और जाइलम क्या है। तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि जड़ से, बस ज से जाइलम, ज से जड़, इसको ट्रिक आप याद रखेंगे। ज से जाइलम, ज से जड़, इतना याद रखेंगे। जड़ से जो जल वह सारी चीजों को अवशोषण करके लेकर जा रहा है खनिज तत्व को, जाइलम है। और फ्लोएम में आप जो है पी से इसको याद रखने का प्रयास करेंगे कि पत्ती जो है, फ्लोएम में जो है पत्तियों से जो बना हुआ भोजन है वह जो लेकर के जा रहा है आपका, वह फ्लोएम है, पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है। बाकी टिश्यू माने ऊतक, आप जानते हैं कि ऊतकों से कैसे जो है कोशिकाओं से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से अंग बनते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर क्या है। बड़े ही निसंकोच वे में आप इसका उत्तर याद रखेंगे कि हमारे यहाँ आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है जो है। तो प्राथमिक सेक्टर जो हमारा होता है वह कृषि है। बाकी बैंकिंग, गजब का ऑप्शन भाई लगा रखा है किसी ने, राजनीति। ये देखिए जो है हमारी टीम ने राजनीति दे रखा है। राजनीति तो अर्थव्यवस्था का स्रोत, अब हम क्या बताएं, इस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नेता लोग बना ले रहे हैं अपनी राजनीति से। ये केवल नेताओं की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश को तो खोखला ही कर देते हैं। बाकी कृषि को आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ सही ऑप्शन आपका होता है कृषि, ऑप्शन नंबर सी कृषि। किस प्रकार से जो है ये प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फोर्स की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं। आप इनको ध्यान देंगे कि प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र क्या है, जहां से प्रमुख लौह अयस्क जो है उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ पे ऑप्शन आप डी को सही करते हैं, क्योंकि उड़ीसा और झारखंड वाला जो है खनिजों से प्रचुर क्षेत्र माना जाता है, जो दक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ भी हिस्सा ये पड़ता है आपका, जो छोटा नागपुर का पठार वगैरह। तो यहाँ पर जो है लौह अयस्क ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी उत्तर बिहार का तो आप जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और राजस्थान, गुजरात में आप याद रखेंगे जो है बिजनेस के क्षेत्र में काफी आगे है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह जो सिंधु सभ्यता में भी जो बहुत बड़ा बंदरगाह था वह लोथल से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लोथल। बाकी राजस्थान के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि राजस्थान में हमारा सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल, जो हमारे राजस्थान का जो है सब उस तरह से हमारे यहाँ भी एक मरुस्थल है। तमिलनाडु को भी आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में भी हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र लगाया गया है। इससे भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आते हैं। डुगोंग जो समुद्री गाय जिसे कहते हैं, एक जलीय जीव है, इससे संबंधित संरक्षण केंद्र लगाया गया है। तो इतनी चीजों को आप याद रखेंगे दोस्तों। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र आपका है उड़ीसा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है, को एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस तरह से जो एग्जाम्स में। हिंदी में तो एशिया की ज्योति आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब लाइट ऑफ एशिया समझते हैं तो यह जो है रूमी, गांधी, बुद्ध, विवेकानंद नहीं, केवल बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न दोस्तों, आप प्रश्नों को याद करते चलें, देखते चलें तथा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उसका स्क्रीनशॉट लें, दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों अगर यह सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत करके आपके लिए प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला ला पाए हैं या फिर यह आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने उत्तर या जो भी आपके विचार हैं उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों मैं स्वयं जो है गवर्नमेंट सर्विस में हूं, काफ़ी समय निकाल कर आप लोगों के लिए मैं इस तरह की चीज़ें लाने का प्रयास करता हूं या इस तरह के कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। 10वां प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी कथक या ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। आप ध्यान से देखेंगे, हम आपको सारे इन नृत्यों के बारे में बताएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात आती है तो आप यहाँ पर देखिए नाट्यम,
इसको आप ना से जोड़ देंगे, तमिलनाडु और नाट्यम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पर। फिलहाल ये प्रश्न तो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ गया, ये सही हो गया। इसके बाद मोहिनी अट्टम आपका केरल से, जब केरल की बात, केरल में जो है मोहिनी अट्टम, इसको आप याद रखेंगे कि मोहिनी अट्टम यानी केरल से। इसके बाद आप देखेंगे कथक, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य होता है। एक कथक का एक शब्द जो है कथा से बना हुआ है, कथा कह कर नाच किया जाता है, तो कथक जो है नृत्य यूपी से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का एक जो है नृत्य शैली है, इसको ध्यान देंगे आप। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। आप जो है यहाँ पर ऑप्शन लगा पा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका, सबसे छोटा गोवा है। आप इसको टिक करेंगे, जो है गोवा सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। एक कठिन भी कह सकते हैं और इतिहास से संबंधित काफी डीप प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर इस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन आपको एग्जाम में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मुंबई की तेजपाल यूनिवर्सिटी में 1985 में जो है कि 1895 में सॉरी जो है 1885 में 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। आप इसको समझेंगे। इसके बाद जो है 1920 में एक अधिवेशन होता है, जो है पहला अधिवेशन। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है नागपुर दिया है तो ऑप्शन नंबर सी नागपुर सही होगा। हमने यहाँ पर हिंट के लिए आपके लिए लगा रखा है जो है क्लेरिफिकेशन कि 1920 में, एक्चुअली 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, एक नागपुर में और एक कोलकाता में। चूंकि यहाँ कोलकाता ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए नागपुर सही होगा। और 1920 के दोनों अधिवेशन में, एक में सीबी राघवाचार्य जो है इसके होते हैं अध्यक्ष, और एक में लाला लाजपत राय अपने जो है। लेकिन 1920 के नाम पर यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में नागपुर दिख रहा है, तो आप नागपुर को सही करेंगे। अधिवेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, मैं ये नहीं तो कह सकता कि आप सारे अधिवेशन को याद कर लें या फिर ये याद कर पाना संभव है, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछा कि जिससे 2 अधिवेशन एक ही साल में हुए हैं। तो इस तरह से जिन अधिवेशनों से लाहौर 1929 का लाहौर अधिवेशन है, या फिर पट्टा सीताराम मैया वाला अधिवेशन है, गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस वाला हरिपुरा अधिवेशन, इस तरह के अधिवेशन को आप याद रखेंगे जहां पर कुछ विशेष चीजें हुई हैं। कम से कम ऐसे 8-10 अधिवेशन को तो आप याद ही रखेंगे। अब एक ही सन में 2 अधिवेशन हो रहा है तो उनसे प्रश्न बनना लाजमी हो जाता है। बाकी सभी अधिवेशन को जो है आप याद रख पाना मुश्किल है आपके लिए, ये हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे, लेकिन इतने को तो आप याद ही रखें। तो 1920 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, एसएससी जीडी की ही परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? नागपुर में। 13वां प्रश्न है जीन जेकस। अब एक कठिन प्रश्न की श्रेणी में भी आता है, जो है जीन जेकस एक प्रसिद्ध था, क्या था भाई? जीन जेकस क्या थे? चित्रकार, सम्राट, चिंतक, चिकित्सक। तो जीन जेकस जो है दोस्तों एक चिंतक थे, दार्शनिक थे, एक रूसी दार्शनिक थे जीन जेकस। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा या स्टैटिक जीके का प्रश्न बन जाता है, इसको जो है आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं, अगर इस तरह के प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 प्रश्न कठिन आते हैं, लेकिन फिलहाल अगर इसको याद रखते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा में 1 नंबर इस प्रश्न से आराम से मिल सकता है। तो यह जीन जेकस एक चिंतक थे। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है, या लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावड़ी क्या है आइए देखते हैं। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य हमारा है ये लावड़ी। कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना थोड़ा, इसलिए हम सारे ऑप्शंस को पढ़कर आपका बहुत समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सीधे आपको हम उत्तर बता रहे हैं। आप जो है याद रखेंगे लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बाकी बिहार, गुजरात, राजस्थान के लोक नृत्य को भी आप एक बार परीक्षा में देख करके जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। बहुत सही प्रश्न, कौवा भी लगा दिया है इन्होंने। शांति, जरा सा भी शांति नहीं होती है दोस्तों यहाँ। बाकी उल्लू को तो आप जान ही रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है कबूतर जो है एक शांति का प्रतीक माना जाता है, सफेद कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। बाकी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसको तो आप जो है जान ही रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कबूतर। चलिए यह एक आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि
अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? आइए चलिए जानते हैं इसको। लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। बायोलॉजी से संबंधित एक कठिन प्रश्नों की श्रृंखला जब बनती है तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एड्रिनल के बारे में जानते हैं, जो किडनी जो है वृक्क होता है हमारा इस तरह से, तो यह वृक्क के ऊपर जो है यहाँ पर जो है एक फाइट एंड वो फॉरगॉट टाइप का जो है, जो लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन से यहीं से निकलते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। यह आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है, तो इसको आप ध्यान देंगे। और पीनियल ग्रंथि को जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे जो है जैविक घड़ी भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। जो भी टाइम अपने दिमाग में सोचते हैं कि इस समय हमें यह करना है, तो याद कराने का काम ये करती है। बाकी थाइमस ग्रंथि ताप नियंत्रण का काम करती है, ये भी आप जो है जानेंगे कि थाइमस ग्रंथि किस तरह से काम करती है। तो इस तरह से बाकी की चीजें आप समझेंगे इसके बाद। दोस्तों, लार ग्रंथि जो बचता है आपका, यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है, जो है इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए। 17वां जो है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड। गजब गजब के ऑप्शंस बनाया है ताकि बच्चा एकदम पागल ही हो जाए इसमें। डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, ये तो आपको देख रहे हैं कि यहीं पे गलत हो जा रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी, बड़ा ध्यान से पढ़कर इसको एग्जाम में हल करेंगे। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सही होता है आपका। ये 17वां का। 18वां प्रश्न है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक। अब बड़ा ही, जब हिंदी के प्रश्न अंग्रेजी में तो रहता है थोड़ा आप समझ पाते हैं, जब हिंदी में जड़ने की तकनीक या सेट करने तो उल्टा प्रश्न बनने लगता है। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखेंगे, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्न में से किस एक स्मारक में पाई जाती है? पिएट्रा ड्यूरा जो है, पिएट्रा ड्यूरा को आप समझेंगे दोस्तों, ये जो है पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी क्या है? पिएट्रा ड्यूरा, इसको जब आप देखते हैं पिएट्रा ड्यूरा को, तो ये हमारे ताजमहल में इसका इस्तेमाल किया गया है। ये एक जो है एक भवन निर्माण की एक तकनीक है मुगलों की, पिएट्रा ड्यूरा, तो इसका जो है इस्तेमाल ताजमहल में किया गया है। बाकी चार मीनार को जो है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट को तो आप जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर 18वें का ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न बनता है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्नों में, जब से एग्जाम दे रहा हूं लगभग इस तरह के प्रश्न, नमक का, एक धावंश, आप देखते होंगे कई प्रश्न, 2-3 प्रश्न बनते हैं, एक नमक का, एक जो है सोडा का, एक जो है धावन सोडा, धोने वाला सोडा का, जो है इस तरह से प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में बनते रहते हैं। तो इनको आप एक बार जो है याद कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो आपको 1 नंबर जो है बिना किसी समस्या के मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। नमक का जो है रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है। बाकी सोडा का तो सोडियम कार्बोनेट जो है, और सोडियम कार्बोनेट दोनों में रहता है, बस बाई अगर लग गया तो सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई लग गया तो सोडियम बाई कार्बोनेट आपका सोडा का हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट याद रखेंगे, और जो है सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा का हो जाता है। 19वां प्रश्न आप देखते हैं, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारी सीरीज के साथ बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सफलता की तरफ जा रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को नोट करते चलें, देखते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, इन्हें बार बार रिवाइज करें। यह एग्जाम बेस्ड प्रश्न है, यह प्रश्न मैंने कहीं और से नहीं बल्कि जो पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए हैं, ऐसी प्रैक्टिस सेट से जो है ढूंढ करके आपके लिए लाया है। इस तरह से मैंने लाने का प्रयास किया है ताकि आप 20 प्रश्न करके डेली अगर याद करते हैं तो इसमें से आपके पास एग्जाम तक जो है आप 1000-1500 प्रश्नों का कलेक्शन बना पाते हैं। और यकीन मानिए उसमें से 10 से 15 प्रश्न लगातार जो है डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी मेहनत जो है सफल हुई है। इंग्लिश चैनल से संबंधित प्रश्न आप बार बार सुने होंगे कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सानिया, बहुत सही, सानिया मिर्जा ऑप्शन लगा करके तो एकदम टाइप करने वाले ने मौज ही कर दी है। शिखा टंडन, आरती साहा, शिवानी कटारिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आरती साहा ने दोस्तों पहली बार जो है, भारत की शेरनी आरती साहा ने जो है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी सानिया मिर्जा जो है तो जान ही रहे हैं पाकिस्तान चली गई हैं, इनके लिए क्या ही कहना। 21वां प्रश्न है, पुस्तक इंडिया 2020
इंडिया 2020 हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज दोस्तों आप लिए लाए हैं। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में याद आएगा कि हमने प्रैक्टिस सेट किया था कहीं से। जो है इंडिया 2020 पुस्तक जो है लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो इंडिया 2020 जो है, जो एक विजन था एपीजे अब्दुल कलाम जी का हमारे था कि भारत जो है 2020 में कैसा हो, उसके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंडिया 2020। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें, तथा अपने एसएससी, जीडी, पुलिस या फिर ग्रुप डी इस तरह की परीक्षाएं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एसएससी, जीडी, इस तरह की परीक्षाएं देने जो भी आपके दोस्त जा रहे हो या मित्र जा रहे हो, परिवार के भाई बहन, तो उन तक ये सीरीज पहुंचाएं, उन तक इस प्रश्न को, इस श्रृंखला को भेजें। हम लगातार आपके लिए श्रृंखला लाते रहेंगे और जिसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे भी। 22वां प्रश्न आता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न जो है भी एसएससी, जीडी दे रहा है, जब ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं बच्चा देख करके चकरा जाता है। और बहुत ही आसान प्रश्न, मेरा यह मानना है कि प्रश्न बड़ा कर दो और मेरे लिए आसान कर दो। अगर प्रश्न बड़ा हो गया तो आपके लिए आसान है, छोटा सा प्रश्न गोली जैसा होता है, पता नहीं चलता कब आया कब गया। अब यहाँ देखिए, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भारत का जनतंत्र, जो जनता का तंत्र, आइए देखते हैं कि इसमें से जो है कौन सा जनतंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र, वही बात हो गई, इसमें कौन सा कथन सही है? इस लाइन को आप ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। सही बात है, हम वोट देते हैं, हमारे प्रतिनिधि हम चुनते हैं। वित्तीय आपात में लोगों को अपने देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। बहुत सही, लोगों को अपने देश पर कब्जा, श्रीलंका वाले जैसे कब्जा कर लिए थे, राष्ट्रपति भवन में जाकर सो रहे थे। कतई नहीं मारिए, ये तो गलत सवाल ऑप्शन है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। एकदम नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे म्यांमार में आंग सान सू की वगैरह की है या पाकिस्तान में सेना शासन करती है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। नहीं, जनतंत्र ऐसा कुछ नहीं देता है। सरकार अपने लोक लुभावने ऑफर में इस तरह की चीजें भले दे दें, लेकिन जनतंत्र ऐसी चीजें नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ रिलेवेंट होता है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। 22वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमारी ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, किस तरह से जो है आप इसको अपने परीक्षा में उपयोग कर पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तथा इस वीडियो को, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, तथा अपने विचार साझा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत।